नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी ब्रिज क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि मैं हर दिन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। तो आज मैं आपके सामने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो कक्षा 10वीं के भौतिकी से है। तो हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। तो पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सको कि आँख के गुण को क्या कहते हैं। ठीक है, ये कहना चाहता है कि अपने लेंस की फोकस की दूरी को बदल करके, ठीक है, क्या करना है, फोकस की दूरी को बदल करके निकट या दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकने वाले आँख के गुण को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें निकट या दूर की वस्तु को देखना होता है तो अगर हम क्या करते हैं, उसको देखने के लिए चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि वो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता क्या है कि आँख के द्वारा किसी वस्तु को दूर या नज़दीक करके देखते हैं, वही होती है समंजन क्षमता। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा समंजन क्षमता हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिचालित होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्या कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा मतलब परिचालित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियाँ। सिलियरी मांसपेशियाँ क्या होती है कि लेंस को लटकाए हुए रखती है। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियाँ लेंस को लटकाए हुए रखती है और इसी से क्या होता है, लेंस को जो है कि हम लोग विभिन्न दूरियों के लिए देखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, तो ये अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न। जो नेत्र दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसमें होता है। ये कहना चाहता है प्रश्न कि जो नेत्र दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दूरदर्शिता और डी वर्णहीनता। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, जो वस्तु, ठीक है, स्पष्ट नहीं देख पाता है, किसे स्पष्ट नहीं देख पाता, दूर। ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर निकट दृष्टि या दूरदृष्टि या दोष की बात हो तो क्या करना है कि अगर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उल्टा कर दीजिए। दूर का उल्टा क्या होता है, नज़दीक, यानी कि निकट रखी वस्तु। ठीक है, तो ये जो आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जो दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, निकट की वस्तु को तो निकट दृष्टि दोष वाला देखता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, इसलिए कहते हैं उसे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा चौथा प्रश्न, ये उसी का अपोजिट है। जो नेत्र निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और वर्णहीनता। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया कि अगर हमें उल्टा करना है, क्या करना है, नज़दीक लिखा हुआ है तो दूर देखना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। और दोस्तों, इसी प्रकार हम हर दिन आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ वहीं पढ़ाता रहूँगा। जैसे VCC में पढ़ाता हूँ तो मैं VCC में हमेशा पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, आप लोगों को अफवाह के रूप में मिला होगा कि मैंने VCC छोड़ दिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं VCC में ही पढ़ाऊँगा। बस कुछ कारणों से मैं घर पे आ गया हूँ और 2 से 3 दिनों में मैं आपके ऑफलाइन क्लास में मिलूँगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। मतलब एक स्वस्थ मानव के लिए निकट तथा दूर बिंदु मतलब कितना, कम से कम कितना देख सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना देख सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत, सी 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर कम से कम, तो अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी होगी तो ही कोई व्यक्ति साफ साफ देख पाएगा, या फिर
ज़्यादा से ज़्यादा तो अनंत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत के बीच। क्या होता है कि निकट कम से कम तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए दूरी, और ज़्यादा से ज़्यादा तो अनंत तक हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न छठे नंबर की ओर। जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ये कहा कि जरा दूरदर्शिता जो दोष होता है, दृष्टि दोष, उसको मतलब ठीक करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गोलीय बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, और डी द्विफोक्सी लेंस। ध्यान दीजिएगा, जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि ना तो नज़दीक की वस्तु दिखती है और ना दूर की वस्तु दिखती है। ना तो क्या होता है, नज़दीक की वस्तु दिखती है और ना दूर की वस्तु दिखती है। तो इस स्थिति में दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं द्विफोक्सी लेंस, ताकि नज़दीक की वस्तु भी दिखे और दूर की वस्तु भी दिखे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा मेरा अगला प्रश्न। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न हो जाता है। नेत्र की समंजन क्षमता यदि कम हो जाती है, मतलब देखने की क्षमता कम हो जाती है, तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से दूरदृष्टि दोष क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। कौन सा दोष उत्पन्न होता है, दूरदृष्टि दोष। याद कीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को नहीं है तो पॉज करके देखते रहिएगा और समझ में आता रहेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 8वां नंबर प्रश्न। तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है। तारा क्या होता है, हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, बी वायुमंडलीय परावर्तन, सी वायुमंडलीय प्रकीर्णन, और डी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होता है कि आसमान में तारे होते हैं। तारे कहाँ होते हैं, आसमान में होते हैं। तो वहाँ से जैसे ही, और ये आसमान में तारे होते हैं और यहाँ वायुमंडल होते हैं। क्या होते हैं, इसके नीचे वायुमंडल होते हैं। वायुमंडल में हवाएं चलती रहती हैं। ठीक है, क्या चलती रहती है, हवाएं चलती रहती हैं। तो जैसे ही वायुमंडल का अपवर्तन होता है तो हवाएं उस तारे को कभी झाँक लेती है तो कभी हट जाती है। हवाएं क्या करती है, अगर ये तारा है तो हवाएं क्या करती है, कभी इस तारे को झक ली। ठीक है, और अगर इस तारे को झक ली तो हमें दिखाई नहीं देगा, और जैसे इस तारे से हवाएं हट गई तो क्या होगा, ये तारा हमको दिखाई देने लगा। तो यही होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा मेरा अपना अगला प्रश्न 9 नंबर। यहाँ पे गलत लिखा गया, फ्रिज नहीं, फ्रिज में होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, यहाँ पे प्रिज्म होना चाहिए। प्रिज्म में से गुजरने पर प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। मतलब प्रिज्म से जैसे ही प्रकाश की किरण को गुजरा जाता है ना, तो बहुत सारी रंगें मतलब विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका कारण क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म यहाँ पे होगा दोस्तों। प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। बी प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है। सी विभिन्न प्रकार के रंगों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। डी प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होता है, जैसे ही प्रिज्म पर से क्या किया जाता है कि श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो ये जो है कि 7 रंगों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, 7 रंगों में विभक्त होते हैं। ठीक है, जैसे ही क्या किया जाता है, जैसे ही प्रिज्म को गुजारा जाता है, चलिए इसको फिगर के द्वारा समझेंगे। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ही देखिए क्या होता है, जैसे ही श्वेत प्रकाश को, जैसे ये श्वेत प्रकाश है, ठीक है, और श्वेत प्रकाश को जैसे ही प्रकाश से प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो ये क्या करते हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। कितने रंगों में विभक्त होते हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 7 रंगों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ये 7 रंगों में विभक्त होते हैं दोस्तों। यहाँ मैं 7 रंगों को दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे क्या होता है आप लोग समझ जाएं। ठीक है, ये क्या होते हैं, 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने 7 कलर बना दिया है। ठीक है, जो ये ऐसा ही 7 कलर नहीं होता है, होता है बैजानिह पिनाला, जिसको बोला जाता है ना, बैजानिह पिनाला, बैजानिह पिनाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है। क्या होता है, 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों
क्या कहा गया है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश की किरणें कितने रंगों में विभक्त हो, विभिन्न रंगों में विभक्त क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका जो है सी, विभिन्न प्रकार के रंगों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न प्रकार के रंगों का विचलन क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा मेरा अपना अगला प्रश्न 10 नंबर। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल का कण जो होता है, वायुमंडलीय कण क्या होता है। यही कहना चाहता है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व कर देता है। बी, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करता है। और सी क्या है, सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व कर देता है। तो ध्यान, और डी, पीले रंग को बहुत कम प्रतिनिधित्व करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय देखते हैं तो क्या होता है कि लाल दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी क्या होता है, लाल रंग को बहुत कम प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, लाल रंग को बहुत कम प्रतिनिधित्व करते हैं। और क्या करते हैं, ये लाल रंग को बहुत कम प्रतिनिधित्व करते हैं और नीले रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, नीले रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करता है और लाल रंग को बहुत कम कर पाता है, जिसके कारण हमें जो सूर्य है ना, सूर्य है, सूर्य जैसे ये सूर्य हो गया, तो सूर्य के चारों ओर क्या होता है, हमें लाल लाल दिखाई देती है। ये क्या होता है, रक्ताभ दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसके कारण वह सूर्य के चारों ओर अगल बगल रह जाता है, जिससे हमें क्या करता है, सूर्य के चारों ओर दिखाई देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो यही 11 नंबर प्रश्न है। प्रकाश किरणों का विचलन संभव है। प्रकाश किरणों का विचलन कहाँ संभव है। ऑप्शन नंबर ए, एक आयताकार स्लैब द्वारा परंतु प्रिज्म द्वारा नहीं। बी, एक प्रिज्म द्वारा परंतु आयताकार स्लैब द्वारा नहीं। सी, एक आयताकार स्लैब एवं प्रिज्म दोनों द्वारा। डी, किसी के द्वारा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरणों का विचलन संभव हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्रकाश किरणों का विचलन संभव होगा तो वो होगा एक प्रिज्म द्वारा, ऐसा नहीं कि आयताकार द्वारा। ठीक है, एक प्रिज्म द्वारा क्या होगा, कभी भी प्रकाश का विचलन हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 12 की ओर। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। लोग देखते हैं तो अगर स्वच्छ आकाश का रंग देखें तो नीला प्रतीत होता है, जब बादल लगा हुआ तब नहीं, बल्कि जब स्वच्छ होता है तो, मतलब कि जिस वक्त बादल नहीं लगे होते हैं तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण। बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और डी, इनमें सभी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो समझ लीजिए कि ये जो सूर्य है, ये सूर्य है, और यहाँ क्या होता है कि जो भी नीला रंग है, नीला रंग को सबसे अधिक प्रकीर्णित करता है। प्रकीर्णित का मतलब होता है छितराना। ठीक है, तो नीला रंग को बहुत अधिक छितराता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ नीला रंग ही सूर्य जो है कि दिखाता है। और इसी के कारण हमें स्वच्छ बादल कैसा दिखता है, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। क्यों, तो यहाँ देख लीजिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है कि कट गया है सब दोस्तों, तो इसको हम बता देते हैं। ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न यह है कि यदि मतलब जब श्वेत प्रकाश को क्या किया जाता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। बी, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। सी, इसका कोई कारण नहीं है। उपयुक्त सभी गलत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। इसी के कारण क्या होता है कि सूर्य को प्रकाश जो होता है अगर प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा अपना अगला प्रश्न 14 नंबर।
दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ साफ देख सकता है। धन्य दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है कि दूर दृष्टि दोष में क्या करेगा, व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाएगा। क्या होगा, जब भी हम दोष पढ़ेंगे, जब हम ऑफलाइन क्लास में दोषों को पढ़ा के बारे में पढ़ाएंगे, या आपके टीचर जो भी पढ़ाएं वो फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे, ठीक है। और वैसे ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पे दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहाँ साफ साफ दिखाई दे। तो दूर दृष्टि दोष वाला क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा, मैं VCC में पढ़ाने वाला हूँ और 2 से 3 दिनों में मैं 12 या 13 तारीख को वहाँ ऑफलाइन क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी VCC में पढ़ते हैं, कृपया करके VCC को ना छोड़ें, ठीक है, क्योंकि मैं फिर से वहीं जाने वाला हूँ। कुछ काम था इसलिए मैं घर पे आ गया हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग समझ जाइए कि मैंने छोड़ दिया या वो, मतलब बहुत सारी अफवाहें फैल सकती है, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें और ये समझें कि VCC कभी भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ और हमेशा VCC में ही पढ़ाऊँगा। और जब भी काम होगा तो इधर आता रहूँगा या जाता रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं VCC छोड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं VCC में ही पढ़ाऊँगा। इसलिए आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें वह अपने VCC में जा कर के लोगों को बता दें, बच्चों को बता दें कि मैं जो हूँ धीरेन्द्र अग्रवाल फिर से VCC में पढ़ाने वाले हैं, कहीं छोड़ करके गए नहीं हैं, बस कुछ काम के कारण घर पे चले गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न को। नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है नेत्र में, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है नेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 काल्पनिक सीधा तथा छोटा, B काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, C वास्तविक छोटा तथा उल्टा तथा छोटा, और D वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है नेत्र में हमेशा वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, ठीक है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 16 नंबर प्रश्न की। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर अधिक हो जाती है तो कौन सा दोष होता है, ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर A निकट दृष्टि दोष, B दूरदृष्टि दोष, C जरा दूरदर्शिता दोष, D अबिंदुता। ध्यान दीजिएगा, जब भी फोकस दूरी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होगा, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी दृष्टि दोष आएगी, तो दूर दृष्टि दोष। कब, जब फोकस की दूरी अधिक हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 17 नंबर की ओर और देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आँख के किस भाग की सहायता से आपके अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आँख के किस भाग की सहायता से आपके अंदर जाने वाले प्रकाश को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो आँख हमारी क्या होती है, लेंस जो होता है कॉर्निया, कॉर्निया से क्या होता है, आँख हमारे में जो है ना, आँखों में जो प्रकाश है प्रवेश करता है। तो इसमें कॉर्निया लिखा हुआ नहीं है, चाहे लिखा हुआ है लेकिन मिट गया है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉर्निया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। मैं बता रहा था क्या कि VCC जो है आपका अपना क्लास है और VCC हमने छोड़ा नहीं है और ना ही तो छोड़ूंगा। ये आ गया अपना प्रश्न, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, तो यहाँ जो राइट आंसर होंगे वो होंगे कॉर्निया। क्या होंगे, कॉर्निया। ध्यान दीजिएगा, कॉर्निया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, 18 नंबर प्रश्न। किसी कण पर पड़कर प्रकाश का एक अंश को विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी कण पर पड़कर, एक कण है, ये मानते हैं ये कण है, इस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो इस पर छितरा जाता है, ठीक है। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के छितराने को क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A प्रकाश का प्रवर्तन, B प्रकाश का अपवर्तन, C प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, D प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी कण पर पड़कर प्रकाश छितरा जाता है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये 18 नंबर प्रश्न है।
आगे देखते हैं 19वां नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 19वां नंबर प्रश्न ये रहा। ये रहा 19वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है। जरा दूरदर्शिता क्या होता है, जब पहले ही बता चुका है कि जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, ना तो उस व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखेगी साफ साफ और ना ही दूर की वस्तु दिखेगी साफ साफ। तो इसमें क्या होता है कि जब नज़दीक और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है तो हम दोनों लेंस का यूज करते हैं, और दोनों लेंस का मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और जब भी दोनों लेंस का यूज होता है तो वो होता है बाइफोकल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाइफोकल लेंस। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने 20वें नंबर एवं आज के सबसे आखिरी प्रश्न को देखेंगे। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ध्यान दीजिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म है, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिज्म है, ठीक है, ये जो है मिस्टेक हो गया, प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों का जो 20 प्रश्न का वादा किया था वो मैंने दे दिया है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता लगे कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। और एक अंत में रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी विद्यार्थी VCC में पढ़ते हैं वो कृपया अपने ट्यूशन को संस्थान को ना छोड़ें। और हम VCC में बहुत जल्द ही आपको ऑफलाइन क्लास देने वाले हैं, और फिर से VCC में वही उमंग और वही रंग लेकर के आने वाले हैं। और अब की जो है उससे भी ज़बरदस्त पैकेज लाने वाले हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ आने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों आज से इतना ही। जय हिंद।